देश भर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक, जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं दूरदर्शन का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। डिफरेंट ITR फॉर्म्स एंड देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती देवांगी स्वर्णकार जी। देवांगी जी भारतीय राजस्व सेवा की 2012 बैच की अधिकारी हैं। देवांगी जी ने CPC बेंगलुरु में अपना काफ़ी अहम योगदान दिया है। अपने कार्यकाल में देवांगी जी विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रही हैं। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है देवांगी जी। धन्यवाद प्रतिभा जी। आयकर विभाग एवं टीम दूरदर्शन को मेरा हृदय से आभार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवांगी जी, कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि इनकम टैक्स कानून के तहत कौन कौन से प्रकार के ITR फॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स के तहत विभिन्न वर्गों के टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग रिटर्न फॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं। कुल 7 ITR फॉर्म्स होते हैं, ITR 1 से ITR 7 तक, और हर असेसमेंट ईयर के अनुसार इन्हें नोटिफाई किया जाता है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स विभाग ने सभी 7 ITR फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए हैं और ITRs 1, 2, 3 और 4 की ई-फाइलिंग को भी सक्षम कर दिया है, जिससे टैक्स फाइलिंग सीजन की शुरुआत हो गई है। ये फॉर्म्स उस इनकम को रिपोर्ट करने के लिए हैं जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में कमाई गई हो। सही ITR फॉर्म भरने के लिए यह ज़रूरी है कि टैक्स पेयर्स अपनी कैटेगरी पहचानें। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई-फाइलिंग वेबसाइट पर टैक्स पेयर्स की मदद करता है, जहां किसी भी व्यक्ति की सोर्सेज ऑफ इनकम और स्टेटस के आधार पर उसकी एलिजिबिलिटी के अनुसार सही ITR का सुझाव दिया जाता है। इसके अलावा incometaxindia.gov.in वेबसाइट पर डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशंस द्वारा एक डिटेल्ड ब्रोशर उपलब्ध कराया गया है, जिसका उपयोग करके टैक्स पेयर्स आसानी से यह तय कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा ITR एप्लीकेबल होगा। कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि करदाताओं के लिए इतने अलग अलग ITR फॉर्म्स क्यों बनाए गए हैं। 7 प्रकार के ITR फॉर्म्स इसीलिए होते हैं प्रतिभा जी, क्योंकि हमारे टैक्स पेयर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि टैक्स पेयर्स स्टेटस के आधार पर इंडिविजुअल, HUF या फर्म हो सकते हैं। इनकम की सीमा के आधार पर वे छोटे करदाता हो सकते हैं जिनकी आय 50 लाख से कम हो, या फिर 50 लाख से ज़्यादा की आय वाले हो सकते हैं। आय के स्रोत के आधार पर वे सैलरीड हो सकते हैं, उनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, कैपिटल गेन से हो सकती है इत्यादि। इनकम जो है वह फॉरेन सोर्सेज से भी हो सकती है, डोमेस्टिक सोर्सेज से भी हो सकती है। रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें तो वे रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। अगर हम बेहतर समझ के लिए डिस्कस करें तो 7 ITRs को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है सरल फॉर्म्स ITR 1 और 4, जिन्हें कि सहज और सुगम भी बताया जाता है, और अपेक्षाकृत कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स जो कि हैं ITRs 2, 3, 5, 6 एंड 7। देवांगी जी, जैसा कि अभी आपने हमारे सभी दर्शकों को बताया कि ITR 1 और 4 सरल फॉर्म्स हैं, क्या अब आप इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्रतिभा जी। ITR 1 एक इंडिविजुअल द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि रेजिडेंट हो, लेकिन अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो। ITR 4 एक इंडिविजुअल, HUF या फर्म के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअल और HUF जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए, बट अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एवं फर्म जो है वह अदर देन LLP होनी चाहिए एवं रेजिडेंट होनी चाहिए। इन दोनों ITRs का उपयोग वे लोग कर सकते हैं जिनकी टोटल इनकम यानी कि कुल आय 50 लाख तक है, आय केवल
3 सोर्सेज से होनी चाहिए, या तो सैलरी या तो हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन केवल एक हाउस प्रॉपर्टी, एवं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड इत्यादि, लेकिन स्पेशल रेट इनकम नहीं होनी चाहिए। इस साल हमने एक नया इनकम का हेड ITR 1 और 4 में जोड़ा है, जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो कि 112A सेक्शन के तहत अर्जित की गई हो, उसमें 1.25 लाख रुपीस तक की इनकम आप सहज एवं सुगम फॉर्म्स में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि आय 5,000 रुपये तक ही अलाउड है, जो कि आप ITR 1 और 4 में दिखा सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय जैसे स्पाउस, माइनर चाइल्ड इत्यादि को करदाता की आय में जोड़ा जाना हो और वह उपरोक्त कैटेगरीज में आती हो, तो भी यह फॉर्म्स उपयोग किए जा सकते हैं। अच्छा, अब ITR 1 और 4 में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि ITR 4 में बिजनेस या प्रोफेशन की प्रिजम्पटिव इनकम होना आवश्यक है। प्रिजम्पटिव इनकम वह होती है जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस 44AD, 44ADA और 44AE के तहत दर्शाई जाती है। ITR 1 में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि अब अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की बात करें तो क्या आप ITR 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्रतिभा जी। ITR 2 उन इंडिविजुअल्स और HUFs के लिए है जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, एवं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें कि हाउस प्रॉपर्टी एक से अधिक भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जिसमें कि लॉटरी, हॉर्स रेसेस यानी कि स्पेशल रेट इनकम भी हो सकती है, कैपिटल गेन्स इनकम हो सकती है, वह व्यक्ति डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स रखते हैं, उनकी कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है, विदेश से अर्जित आय है या फॉरेन एसेट्स हैं, या क्लबिंग के मामलों में अगर इनमें से किसी भी कैटेगरीज में अगर इनकम आती है तो ITR 2 का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि ITR 2 का उपयोग नहीं किया जा सकता यदि व्यक्ति को किसी पार्टनरशिप फर्म से बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित इंटरेस्ट, सैलरी आदि की आय हो। हमारा अगला प्रश्न है कि ITR 3 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ITR 3 का उपयोग ऐसे इंडिविजुअल्स या HUF द्वारा किया जा सकता है जिनकी इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम शामिल होती है। ITR 2 में जो भी इनकम शामिल होती है वह इसमें भी शामिल हो सकती है, लेकिन इसके अलावा इसमें यह आवश्यक है कि बिजनेस या प्रोफेशन से आय होनी चाहिए। इसके अलावा किसी फर्म में पार्टनर के रूप में यदि आय हो, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन इत्यादि के रूप में, या फिर बिजनेस इनकम में टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ से अधिक हो प्रिजम्पटिव लिमिट्स के अनुसार, एवं प्रोफेशन से यदि इनकम है तो ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख या 75 लाख से अधिक होनी चाहिए इनकम टैक्स के प्रावधानों के हिसाब से। इसके अलावा डायरेक्टर की स्थिति यदि है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज हैं, फॉरेन एसेट्स हैं, तो ये सभी प्रकार की इनकम ITR 3 में शामिल हो सकती है। कृपया हमारे सभी दर्शकों को ये बताएं कि ITR 5 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। ITR 5 का उपयोग वे टैक्स पेयर्स कर सकते हैं जो न तो इंडिविजुअल हैं, न HUF हैं, न कंपनी हैं और न ही ITR 7 भरने वाले व्यक्ति हैं। इसका उपयोग उन पर्सन्स के द्वारा किया जा सकता है जो कि पार्टनरशिप फर्म्स हों, जो ITR 4 के योग्य नहीं हैं, वे पार्टनरशिप फर्म्स, या फिर वे LLPs हों, या फिर AOPs हों या BOIs हों, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स हों, लोकल अथॉरिटीज़ हों, सेक्शन 160 के तहत रिप्रेजेंटेटिव SSEs हों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़, वे ट्रस्ट जो ITR 7 के योग्य नहीं हैं, एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड या इंसॉल्वेंट व्यक्ति, वे बिजनेस ट्रस्ट जो सेक्शन 139(4)E के तहत आते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड जो सेक्शन 139(4)F के तहत आते हैं। यह ITR फॉर्म इन सभी प्रकार की आय को रिपोर्ट करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ITR 6 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ITR 6 का उपयोग ऐसी कंपनीज द्वारा किया जाता है जो सेक्शन 11 के तहत एग्जेम्पशंस क्लेम नहीं करती हैं। यह फॉर्म भी सभी प्रकार की आय रिपोर्ट करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कृपया हमारे सभी दर्शकों को
ये भी बताएं कि ITR 7 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जी, ITR 7 का उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिसमें कि कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्हें 4 सेक्शंस के अंतर्गत रिटर्न भरनी होती है। पहला सेक्शन है 139(4)A, जिसमें कि चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट आते हैं। सेक्शन 139(4)B, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं। सेक्शन 139(4)C, जिसमें कि साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस, न्यूज़ एजेंसीज, एवं सेक्शन 1023(A) 1023(B) वाले इंस्टीट्यूशंस और अन्य एजुकेशनल या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। सेक्शन 139(4)D, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और अन्य इंस्टीट्यूशंस होते हैं। यह फॉर्म भी सभी प्रकार की आय रिपोर्ट करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर गलत ITR फॉर्म भर दिया गया है या ज़रूरी शेड्यूल्स नहीं भर पाए हैं तो उसका क्या समाधान है। ई-फाइलिंग वेबसाइट पर यदि कोई गलत फॉर्म या इनकम्प्लीट शेड्यूल्स भरे जाते हैं तो टैक्सपेयर को गाइडिंग मैसेजेस दिखाए जाते हैं। विशेष रूप से ITR 2, 3, 5, 6 और 7 जो कि थोड़े बड़े फॉर्म्स हैं, उनके सभी शेड्यूल्स को भरने के लिए संकेत दिए जाते हैं। यह ज़रूरी है कि टैक्सपेयर्स केवल वही फॉर्म भरें जिसके लिए वे एलिजिबल हैं और फॉर्म को पूरी तरह से भरें। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर मेरी आय टैक्सेबल नहीं है तो क्या फिर भी ITR भरना ज़रूरी है। यदि आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, जो कि न्यू टैक्स रजीम में 3 लाख रुपए है एवं ओल्ड टैक्स रजीम में 2.5 लाख रुपीज़ है, तो ITR भरना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। हालांकि यदि आपको रिफंड क्लेम करना हो या लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हो या फिर किसी भी अन्य कारण से आपको ज़रूरत हो तो आप स्वेच्छा से ITR दाखिल कर सकते हैं। धन्यवाद देवांगी जी। धन्यवाद प्रतिभा जी। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस विषय डिफरेंट ITR फॉर्म्स एंड देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर विशेष चर्चा से हमारे सभी दर्शक जागरूक और शिक्षित हुए होंगे और उनको डिफरेंट ITR फॉर्म्स के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो या फिर वह कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारी ईमेल ID ddsamvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल X, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें दूरदर्शन पर आयकर संवाद। नमस्कार, जय हिंद।